काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को देखेंगे, लेकिन उसमें हम देखेंगे सबसे पहले जैसे हमने टेबल बनाया था प्रोनाउंस का कि सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है या पॉजिटिव केस होता है, ठीक है ना। ये है ना? ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन का होता है, देखो नाउन का जो केस है नाउन का, तो उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का कोई इश्यू नहीं होता। नाउन में जो सब्जेक्टिव होता है वो देखो ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है, यानी उस पर्सन का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि जो नाम सब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है तो वो ऑब्जेक्ट में उसका नाम चेंज हो जाता है या उसकी जेंडर चेंज हो जाती है या क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी सेम वर्ड रहता है, ठीक है ना, सेम वर्ड रहता है। देखो जैसे आप देखें, यानी स्टूडेंट्स स्टडी या स्टूडेंट्स गो टू कॉलेज, तो मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टडी एट कॉलेज ये हो गया आपका देखो सब्जेक्टिव केस। और वी टीच स्टूडेंट्स, वी टीच स्टूडेंट्स, तो पहले देखो शुरू में भी यानी स्टूडेंट्स आया सब्जेक्ट के तौर पर, और जब सेकेंड हमने एग्जाम्पल इस्तेमाल किया तो उसमें भी देखो स्टूडेंट्स वापस सेम वर्ड आ गया। तो नाउन के अंदर कोई ऐसी चेंज नहीं होती, लेकिन प्रोनाउन में क्या है, आपने टेबल को कल देखा होगा कि सब्जेक्टिव वर्ड्स अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड्स अलग होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स अलग होते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ड्स अलग होते हैं, या इंडेफिनिट प्रोनाउंस देखो अलग होते हैं, या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस देखो अलग होते हैं। फिर फिर आप देखो यानी वर्ब वगैरह की बात होती है तो वो भी हम अलग, इसके अंदर भी देखो सिंगुलर प्लूरल का मामला होता है, यानी प्रोनाउन के अंदर जैसे हमने नाउन के अंदर भी इस्तेमाल किया था ना, सेम सेम इधर होता है। तो यहाँ पर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करते हैं बेटा। यानी सबसे पहले देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब, जब सब्जेक्ट वर्ड लिखते हैं तो उससे मुराद एक कॉम्बिनेशन हमेशा आपके जहन में आनी चाहिए। वर्ड सब्जेक्ट लिखने से ये बात जहन में होनी चाहिए कि जब सब्जेक्ट आता है तो वर्ब उसके साथ बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपलसरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वर्ब इस्तेमाल होगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब नहीं आएगा। यानी आप समझ लें कि ये एक पेयरिंग है, या जैसे कपल मतलब की जो एक यानी एडजस्टमेंट होती है या एक रिलेशन होता है ना, ये इनका रिलेशन इतना ही जो वो रिलेटिव है या इतना ही जो वो नजदीकी है कि जब सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो सब्जेक्ट के साथ एक बात आप ध्यान में रख लो, मैं आपको ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। यानी सब्जेक्ट यूजेज से पहले जब सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आप उसके साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के लिए लाजमी होते हैं। मैंने कल भी आपको इस हवाले से एक पॉइंट बताई थी, खासतौर पर वहां पर स्टूडेंट्स देखो कंफ्यूज होते हैं या इस स्ट्रक्चर को गलत समझते हैं। जब इंपरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन आता है, इंपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, तो वहां पर स्टूडेंट्स को लगता है कि अब देखो यहाँ पे वर्ब तो इस्तेमाल हो गया है लेकिन सब्जेक्ट कोई नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंपरेटिव स्ट्रक्चर जो होती है उस स्ट्रक्चर के अंदर हम सब्जेक्ट लिखते नहीं है, लेकिन वो सब्जेक्ट बिल्कुल वर्ब से वाजे हो जाता है, वो सेकंड पर्सन है, वो यू है, ठीक है ना, सब्जेक्ट वहां पर होता है। तो यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन से पहले आप बात ध्यान में रख लो कि जो सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है वो सब्जेक्ट वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। यानी वर्ब से यूजुअली ऐसा होता है, 99% ऐसा होता है। कुछ ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि कभी कभी वर्ब आ जाता है और सब्जेक्ट हम उसके बाद जाकर लगाते हैं, लेकिन फिर वो भी सब्जेक्ट जो आता है ना वो भी वर्ब के लिए आता है। ऐसा नहीं है उसका भी ताल्लुक किसी दूसरे वर्ड से हो जाता है या वर्ब से होता नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये स्ट्रक्चर एक कंपलसरी है सब्जेक्ट वर्ब। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि इसके ऊपर एक बिल्कुल अलग सेपरेट टॉपिक होता है जो हम पढ़ते हैं, और इंग्लिश का वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके ऊपर नाम है बाकायदा। तो सब्जेक्ट आपका, यानी दूसरी बात देखो सब्जेक्ट के अंदर वर्ड्स कौन से हम शामिल करें, सिर्फ दो वर्ड्स आप शामिल कर सकते हो।
दो यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। एक आप नाउन इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हो। इन दो वर्ड के सिवा कोई दूसरा वर्ड यानी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये दो वर्ड्स होंगे। और उन दो वर्ड्स में यानी या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो यानी एक एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेशन होती है या एक वर्ड होता है जो मतलब वर्ब होता है, उस वर्ब को देखो हम बी का वर्ब कहते हैं। ठीक है, बी का वर्ब कहते हैं। अब वर्ब्स तो वैसे काफी होते हैं, यानी एक्शन वर्ब भी होता है देखो। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर बी के वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हैव का वर्ब होता है, टू का वर्ब होता है। मॉडल वर्ब्स देखो हो जाते हैं। एक्शन वर्ब्स के अंदर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, या उनको मुख्तलिफ नाम फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब का भी नाम जो वो दिया जाता है, और भी काफी नाम होते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन के हवाले से, उनमें देखो हम बी के वर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो बी खुद भी होता है, या इज भी हो सकता है, या वॉज भी हो सकता है। ठीक है, या एम, ये बी के वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं कि बी के वर्ब्स कौन से हैं। ठीक है, बी इज वाज, एम भी होता है, या आर भी होता है देखो, या वर भी होता है। ठीक है, या बीइंग भी होता है। तो ये सब जो है ना बी के वर्ब्स में आते हैं। हमने इधर नाम लिखे हैं बी के वर्ब्स के कि ये बी के वर्ब्स हैं। अच्छा, अब बी के वर्ब्स के देखो दो फंक्शन होते हैं। दो कौन से फंक्शन बी के वर्ब्स के होते हैं? एक फंक्शन इसका ये होता है कि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी बी का वर्ब जैसे बाकी हमारे मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ना, यानी राइट देखो बी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, स्पीक मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, टॉक मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, मुख्तलिफ जो भी एक्शंस की मीनिंग निकलती है देखो वो सब मेन वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी वर्ब देखो, एक बात ज़हन में रख लो कि जब सेंटेंस के अंदर कोई भी एक वर्ब इस्तेमाल हो रहा हो, उसके साथ दूसरा वर्ब देखो नहीं है, तो समझ लो एक वर्ब जो है ना वो आपका मेन वर्ब है। जब भी सेंटेंस में एक वर्ब इस्तेमाल हो, उसके साथ कोई दूसरा वर्ब ना हो, तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। हमें लगता है कि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हमें लगता है कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, हमें लगता है कि इज, एम, आर, वाज, वर ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, लेकिन जब ये अकेले इस्तेमाल हो सब्जेक्ट के साथ और कोई दूसरा वर्ब उनके साथ नहीं आया है, तो समझ लो कि ये वो अकेला वर्ब जो है वो मेन वर्ब है अपने टेंस का। आप क्वेश्चन करेंगे तो सर मॉडल वर्ब्स अगर अकेला इस्तेमाल करें तो क्या वो मेन वर्ब हो सकता है? देखो मॉडल वर्ब में ये प्रॉपर्टी नहीं है, हम मॉडल वर्ब अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते। मॉडल वर्ब को बेस फॉर्म की जरूरत होती है जो कि आप इनमें से इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ना यहाँ पर ये जो वर्ब्स पड़े हैं, इन वर्ब्स के अंदर बेस फॉर्म जो है ना हमारा बी है। ठीक है ना, बेस फॉर्म बी है। बाकी ये फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म हो सकता है, ये फर्स्ट फॉर्म हो सकता है। ठीक है ना, आपका ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ये आपका जेरेंड में आ गया जब हम प्रीपोजिशन वगैरह होता है, या कोई नाउन के साथ लगता है, एडजेक्टिव के साथ लगता है। तो बेस फॉर्म देखो ये है। आप बोलेंगे सर आपने एकदम ऐसे नाम दे दिया, बेस फॉर्म कैसे? मैं पता नहीं है बेस फॉर्म ये कैसे होगा। देखो मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई है, यानी बेस फॉर्म ये तब हो सकता है, आप देखो ना जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ऑप्शन इस्तेमाल करें। मैं जो पढ़ाता हूँ या कोई टीचर पढ़ाता है उसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज कोई पढ़ी हुई होती है। ठीक है, हम उस जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें जो रिजल्ट मिलती है उसी से हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो आप देखो मॉडल वर्ब है ना, आप मॉडल वर्ब का यूज करें, कैन का यूज करें, कुड का, शुड का यूज करें, आप इन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल करें। तो आप यानी इस वर्ब को छोड़कर बाकी वर्ब्स के साथ आप इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर शी कैन या ही कैन इज, या ही कैन वाज, या ही कैन एम, या ही कैन आर, या ही कैन वर, या ही कैन बीन। लगता है कहीं पे कोई सूटेबल कैन के साथ या विल के साथ या वुड के साथ आप कोई भी मॉडल वर्ब चेंज करेंगे, आप इन वर्ब्स के साथ मॉडल लगाओ, विल इज लगेगा, ठीक है, विल वाज लगेगा, विल एम लगेगा। देखो किसी के साथ नहीं लग रहा है, इसका मतलब बेस फॉर्म कौन सा हुआ? वर्ब का बेस फॉर्म। हम अब आते हैं इसके साथ, कैन बी, विल बी, शल बी, सुना तो है ना, वुड बी। तो मॉडल फॉर्म देखो इसके साथ लग रहा है, इसका मतलब कि ये बेस फॉर्म हुआ और ये बी का हुआ। तो बेटा सबसे पहले यूज ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का ये होता है कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो मतलब वर्ड होता है वो हम यानी बी के फॉर्म के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जो बी का फॉर्म होता है
तो वो उसके बाद जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन जो इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने ऐसा मतलब किया होगा, ऐसा ऐसे सुने, ऐसे सेंटेंस सुने होंगे या पढ़े होंगे, इट इज मी। आप देखो, इट इज मी हु, ओके, हु इज टीचिंग यू, ठीक है, हु इज टीचिंग, इट इज मी हु इज टीचिंग। अच्छा, इस पे अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, थोड़ी सी बात रहती है, वो मैं आपको बता दूं। आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर फिर हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं? आपने तो इनको मेन वर्ब बना दिया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है ना, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बेटा आप देखो, जब ये अकेले इस्तेमाल हो, सपोज आप देखें, मैं बोलूं कि आई एम अ टीचर या आई एम अ स्टूडेंट, देखो जब ये अकेला इस्तेमाल हो तो आप देखो इसको क्या बोल रहे हैं, ये आपका एम बी हो गया, मेन वर्ब हो गया। इसके साथ मैंने आपको बता दिया कि जब अकेला वर्ब इस्तेमाल होगा तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। अब आपका ये मेन वर्ब पड़ा, इसके साथ कोई दूसरा वर्ब ऐड ही नहीं हुआ है, तो हम इसको मेन वर्ब कह रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन ये वर्ब किसी दूसरे वर्ब की टेंस बनाने की हेल्प करे, किसी दूसरे टेंस को नेगेटिव करने की कोशिश करे, इंट्रोगेटिव करने की कोशिश करे, यानी उस मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की हेल्प में ये वर्ब आ जाए। ये वर्ब या जो मैंने इधर लिस्ट लिखी है, तो यकीनन ये जो वर्ब्स होते हैं ना आपके, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, बी के वर्ब्स की हेल्पिंग वर्ब्स हम कहते हैं। तो आप देखें, आई एम अ स्टूडेंट, और इधर देखो मैं इस्तेमाल करूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो आपके पास, आपके सामने देखो, ये सेम वर्ब है, एम वर्ब पढ़ा है ना, इधर भी एम वर्ब पढ़ा है, दोनों एम वर्ब पढ़े, लेकिन एक को हम मेन वर्ब का नाम दे रहे हैं और दूसरे को देखो हम हेल्पिंग वर्ब का नाम दे रहे हैं। अब किस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब का नाम दें? देखो, इस सेकंड को हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे। हेल्पिंग वर्ब का नाम क्यों देंगे हम इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का नाम देंगे क्योंकि अगर आप इस वर्ब को हटा दो, एम को यहाँ से आप हटा दो, तो आपका कंटिन्यूस का या प्रोग्रेसिव का टेंस नहीं बनेगा। तो जो भी नई कंस्ट्रक्शन बनती है आपकी, या जो भी नया टेंस बनता है, खासतौर पर प्रोग्रेसिव टेंसेस, आप बोलेंगे सर ये कब जो है हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी ये कौन से ऐसे टेंसेस होते हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनमें हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं? बेटा खासतौर पर जो प्रोग्रेसिव टेंसेस होते हैं, यानी वो प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव टेंस हो, वो आपका पास्ट का प्रोग्रेसिव टेंस हो, या वो फ्यूचर का प्रोग्रेसिव। आप बोलेंगे सर ये प्रोग्रेस क्या है? बेटा कंटिन्यूस जो टेंस जो हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस, उसको हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। तो कंटिन्यूस टेंस बनाने में जब ये आपके वर्ब्स इस्तेमाल हो, तब आप इनको प्रोग्रेसिव टेंस इनको कहते हैं, उनको प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, और इनको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जब ये कंटिन्यूस टेंस की यानी कंस्ट्रक्शन करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है, एक बात। दूसरी बात देखो, जब ये पैसिव के लिए इस्तेमाल, जब देखो ये पैसिव बनवाए, पैसिव पैसिव, देखो ना, आपको पता है, यानी हम लिखते हैं इधर, देखो थोड़ा सा लिख लेते हैं, मैं पहले इनका बेस क्लियर कर रहा हूँ अच्छे नंबर से, ठीक है ना बाबा, भुगड़न ने मुझसे पाण कौन सा पढ़ो पढ़ो पाण के सूचे में पढ़ो, आज आखिर में छात्र होती विच में छात्र होते क्यों पाण कौन पढ़ाईंदा से, ठीक है ना, सूचे नमूने पढ़ो, हमारे समझ में न अचे तो भले पूछो, ठीक है ना, कुछ शइ में तव्हांजो पढ़ियल भाई ये काफी पढ़ियल ते माण्हू पढ़ंदो न त माण्हू खे सुकून ईंदो। तव्हां पर पढ़ो ई नई शइ, हाणे एतिरो टाइम किथे आहे कि तव्हां फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ो त पोइ वञी तव्हां सिलेक्शन थिए। त हिते छा पियो थिए, हुन लिखियो पियो कुझु पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो देखो पैसिव वॉइस, अब पैसिव में आप देखो, ये हम लिखते हैं B+3, B+3, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी प्लस क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो वर्ब के साथ देखो, अब वर्ब हो गए आपके दो, बेटा एक वर्ब हुआ बी वाला, दूसरा वर्ब ये हुआ। मैंने आपको बताया कि जब दो वर्ब्स इस्तेमाल होंगे तो फर्स्ट वर्ब जो होगा ना वो आपका वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब ये आपका इधर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर का जो पूरी स्ट्रक्चर है ना, हमने पढ़ा नहीं है पूरा, अभी हमारा टॉपिक भी नहीं है, इस स्ट्रक्चर को आप पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है, ये पैसिव का ऑप्शन हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स इनको हम तब कहते हैं जब प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल हो या आपका पैसिव में इस्तेमाल हो, तब ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये ऐसा ना हो तो आपका ये मेन वर्ब होता है। आप क्वेश्चन करेंगे सर हम एडजेक्टिव वगैरह के साथ इस्तेमाल करें, जैसे आई एम हैप्पी हम इस्तेमाल करें, आई एम टायर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, या आई एम वरीड इस्तेमाल करें, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, यहाँ पर भी ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पर ये हेल्प थोड़ी करता है, यहाँ पर ये हेल्प थोड़ी करता है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है और एडजेक्टिव के साथ आ रहा है। तो एडजेक्टिव में दूसरा वर्ब तो नहीं है कि हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहें, हाँ हाँ लिंक वर्ब भी है, ठीक है ना। अब मेन वर्ब आप इनको बोले
बी का वर्ब बोले और लिंक वर्ब बोले, ठीक है ना, इनको हम लिंक वर्ब भी बोल सकते हैं। यानी ये जो वर्ब्स है ना, क्योंकि एक्चुअली ये टेंस तो नहीं बनाते, जब ये टेंस बनाते हैं, जब ये मतलब प्रोग्रेसिव या पैसिव बनाते हैं ना, तब इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये लिंकिंग वर्ब्स तब कहलाते हैं जब यानी कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करें, कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले करें, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है, अभी थोड़ा हम नहीं उस पर जाते, वो अलग हम बात करेंगे, नहीं तो ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। हाँ, क्या इसमें मेन वर्ब है डू, दे डू इट ना, या दे डिड इट, ठीक है ना, तो मेन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ सही बात है। अब यहाँ पर भी देखो, जो आप देखे ना, ये इम्फेटिक वर्ब के तौर पर आता है, डू इट या डू स्टडी या डू सिट डाउन। तो यहाँ पर देखो, ये जो डू इस्तेमाल हुआ है, ये बी का वर्ब तो नहीं है, ये मतलब अलग डू का वर्ब है, तो ये इम्फेटिक वर्ब के तौर पर आया है। अब ये भी एक्शन वर्ब नहीं है आपका, मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब जो है ना, वो ईट जो मेन वर्ब हो गया, स्टडी मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मेन वर्ब दूसरा है, ये वर्ब उसके एक्शन को मतलब ज्यादा देखो इंटेंसिफाई कर रहा है, उसके सेंस को, या उसके सेंस को और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। बाकी मतलब उस वर्ब का इतना रोल नहीं, इतना मतलब पहला जो मेन वर्ब उसका है, स्टडी एक्शन। नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब पता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब वो कि वो जो आपके कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, मिसाल उसको आप अगर हटा दे तो उससे मसला हो जाए, अगर आप उसको हटा दें तो कोई ना कोई उससे मतलब मसला हो जाए। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं कि अगर आप ये एम जो है एम, मैं कहता हूँ भाई इस एम को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, लेकिन अगर हटा दें तो ये पूरी स्ट्रक्चर मुझसे हट जाएगी शायद। तो आप यानी आई एम लर्निंग इंग्लिश, आप एम हटा दो इधर, मैं बोलूं भाई ये हम नहीं लिखते, खत्म। और ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है, प्रोग्रेसिव टेंस है हमारा, तो आप मानेंगे इसको प्रोग्रेसिव। मैं अब लिख रहा हूँ इधर आई लर्निंग इंग्लिश, देखो भाई आज जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे सर पहले लिखो तो ठीक, उसके बाद पढ़ा, सुबह सुबह पढ़ा सकते नहीं और हमारे सर में। तो मतलब ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि जिस वर्ब के पास ये प्रॉपर्टी है इस टेंस को बनाने की, हमने वो हटा दिया, इसकी हेल्प से हमने कंटिन्यूस बनाया, यानी बी के वर्ब की हेल्प से ये कंटिन्यूस बना है। तो हेल्पिंग वो तब होता है। अब आप हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि डू सिट डाउन या डू ईट, आप भले डू हटा दो, लेकिन फिर भी आपका सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होगा, उसमें से आप थोड़ा मतलब तंबी कर रहे थे किसी एक्शन की, वो अब मतलब कम हो जाएगी, लेकिन एक्शन उधर ही हो रहा है, लेकिन टेंस तो उधर ही हमारा इंटेक्ट है। तो इसीलिए हम इधर ये एम लिखेंगे तब सही हो जाएगा। तो बेटा देखो, बी के वर्ब्स यानी सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब तब होते हैं, अभी हमने इधर एम लिखा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, या जिससे भी बनाओ, इससे बनाओ, आज से बनाओ, वर्ब से बनाओ, या आप इधर देखो यानी पैसिव स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। बाकी स्ट्रक्चर के साथ अगर आप बनाते हो, नाउन के साथ ये लगते हैं, प्रोनाउन के साथ ये लगते हैं, ठीक है ना, या एडजेक्टिव के साथ ये लगते हैं, तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। जैसे इन्होंने कहा मेन वर्ब या ये लिंक वर्ब्स कहलाते हैं, मेन वर्ब या लिंक वर्ब कहलाते हैं। पूछो ना, पूछो बेटा। बीइंग जो है ना, आप देखो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ये या जेरेंड के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जेरेंड होता है ना, जेरेंड के प्रीपोजिशन जब हम इस्तेमाल करते हैं कि ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग, ठीक है ना, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अ टीचर ऑफ एसपीएससी, तो देखो हमने प्रीपोजिशन ऑफ इस्तेमाल किया ना। तो वर्ब जब प्रीपोजिशन आता है तो वर्ब क्या हो जाता है बेटा? जब वर्ब होता है जाहिर है प्रीपोजिशन को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? नाउन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जाहिर है हमने ऑफ लगाया। अब इनमें से तो ये तो सारे हमारे वर्ब्स है, ये भी वर्ब्स मतलब ये जेरेंट बनाए, उसका बनाए, बी का बीइंग बनाए, ठीक है। अब तब जब प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, या मिसाल के तौर पर देखो ही इज हैप्पी, तो हम अब अगर बीइंग को इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे बीइंग हैप्पी ही वाज एंजॉयिंग हिज सेलिब्रेशन सक्सेस लाइफ, ऐसा करके हम इस्तेमाल करते हैं। या पैसिव में भी ये इस्तेमाल होते हैं, हाँ। अब ऐसे तो हमने पहले इस्तेमाल बीइंग हैप्पी देखो हम इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, दो में आपको पता है कब होता है? जब पैसिव होता है तब दो होते हैं, ही इज बीइंग टॉट,
ठीक है ना, इज बीइंग टॉट देखो तो वहां पर आपके दो हो जाते हैं, इज भी आ रहा है, बीइंग भी आ रहा है। बीइंग हैप्पी, हैप्पी तो एडजेक्टिव है। हाँ बीइंग इधर जो है वो आपको बी का सेंस दे रहा है इधर, बी। हाँ मेन वर्ब है, बी का सेंस रहा है, और हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, हैप्पी वर्ब नहीं है। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर बेटा, अब हमें डिसाइड करना है, इस स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। हमने थोड़ा सा आपको बी के बारे में बताया, हल्का सा बताया, अदरवाइज हम अभी भी आपको बता सकते हैं क्लास पूरे तक, लेकिन अब वो इतना जरूरी नहीं है, यानी जब उसका पूरा टाइम आएगा तब बात करेंगे। तो बेटा इट इज मी हु इज टीचिंग, अब ये स्ट्रक्चर गलत है, ये इनकरेक्ट हो गया। आप जो है वो यानी ऐसी स्ट्रक्चर यानी बी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट इज मी। आप देखो ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन करेंगे, सर देखो एक चीज हमने पढ़ी, हमें टीचर्स पढ़ाया, बिल्कुल टीचर ने आपको ठीक पढ़ाया, उसमें जरा भी उन्होंने गलत नहीं पढ़ाया आपको, कि आप बोलेंगे सर वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये तो ठीक है ना, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज के अपोजिट जा रहे हो, और फिर कहते हो कि आपकी मार्क्स नहीं आती टेस्ट के अंदर, आप खुद को पढ़ाना आता है पहले, ये बात तो देखो। बेटा वो वर्ब्स कौन से होते हैं, वो वर्ब्स एक्शन वर्ब होते हैं। जब कोई एक्शन वर्ब होता है तो मैं बोलूं भाई जो वो माय टीचर्स टॉट मी, ठीक है, मैं उधर अगर बोलूं कि माय टीचर्स टॉट आई, देखो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उधर देखो मतलब दे रिसीव्ड हिम, तो देखो ये सही हो जाएगा। तो वर्ब भी डिपेंड करता है ना, वो आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब जो होता है ना वो आपका यानी कौन सा केस कैरी करता है, ऑब्जेक्टिव केस कैरी करता है, ये आपका एक्शन वर्ब नहीं है, ठीक है ना। ये आपका इधर यानी बी का वर्ब मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये इधर हम जो इस्तेमाल करें, अभी मुझे बताओ, मैंने आपको इतना सा लेक्चर दिया है, उसके बाद आप क्या बताते हो कि ये जो वर्ब इधर इस्तेमाल किया है ये आपका मेन वर्ब होगा इस सेंटेंस में, या ये हेल्पिंग वर्ब होगा, ये मेन वर्ब होगा, ये लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा टेंस बनता ही नहीं है, नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये मेन वर्ब होगा। तो ये यानी जब बी का वर्ब आएगा तो बी के वर्ब के बाद बेटा हम इधर सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आपका तब होगा जब वर्ब की नेचर जो है ना वो डिफरेंट हो, यानी एक्शन वाली नेचर हो, टीच वाली नेचर हो, ठीक है ना, या मिसाल के तौर पर रिसीव वाली, या रिस्पेक्ट हम कहते हैं भाई दे रिस्पेक्ट अस, उधर हम नहीं बोलेंगे कि दे रिस्पेक्ट वी, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन देखो हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम जो इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव केस, तो ये आपका गलत होगा। अब इसको हम करेक्ट करके लिखते हैं, देखो बेटा इट इज आई, हमने इस्तेमाल किया इट इज आई, यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस का हम सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे, इट इज आई, ये आपका सेम सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक और इशू है जो कि हम हल्का सा आपको क्लियर करें। अब इस क्लास में तो वो भी स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट ईयर इंटर दोनों में ये चीजें पढ़ाई हुई है, और वो भी स्टूडेंट बैठे हैं जिनको मैंने नहीं भी पढ़ाया है, तो इसीलिए यार ये बातें पढ़ानी पड़ेंगी। आप में से काफी स्टूडेंट को ये भी लग रहा होगा कि सर बातें तो वही हैं, हम छोड़ो इनको, नहीं देखो ऑनलाइन में भी है हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपके साथ भी बैठे हैं, तो क्लास होता है। हाँ आप इंडिविजुअल होते तो मैं आपसे ये बात भी नहीं करता, अगर आप पूछते तो भी बोलता छोड़ो भी, ठीक है, क्योंकि जिन्हें हमारी पढ़ी हुई है। अच्छा, तो इट इज आई हूँ, बेटा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब वर्ब का मसला होता है, अब वर्ब का मसला होता है, इट इज आई, क्या ये जो वर्ब सेम लगा हुआ है, हम ये सेम वर्ब इस्तेमाल करें या वर्ब चेंज कर दें, ठीक है, वर्ब ये सेम नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर इस तो लगेगा, हु सिंगुलर है, बेटा हु सिंगुलर नहीं है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सिंगुलर के साथ भी होता है, प्लूरल के साथ भी होता है, जैसा इसके साथ एंटीसीडेंट होगा, जैसा इससे पहले नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, हम उसको देखकर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखें इट इज आई हु, अब आपका क्या हुआ, आपका यानी इसके साथ एंटीसीडेंट ये हुआ, बल्कि अब एंटीसीडेंट आपका चेंज होकर ये हो गया, ठीक है ना, इट इज आई हु। अब बताओ कौन सा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज आई हु एम टीचिंग, तो मैंने अभी इधर लिख लिया है कि आई एम टीचिंग, तो देखो आई एम टीचिंग, आप इसको हटा दो भले, इसको आप इसके ऊपर क्रॉस लगा लेंगे ना तो भी आपको मिलेगा क्या, आई एम टीचिंग, तो क्या सही नहीं है आई एम टीचिंग, आई के साथ एम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम इस थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो इट इज आई हु एम टीचिंग, देखो ये हमारी करेक्ट स्ट्रक्चर हो गई, इट इज आई हु एम टीचिंग, अब ये हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, यानी कि बी वाली स्ट्रक्चर आपने बी वर्ब इस्तेमाल किया,
यहाँ पर आपने सब्जेक्टिव केस दे दिया, तो इसको नाम दो भला, इतना आप बोल रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, हम कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन तो करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, आपको खामोश तो करवाएंगे यकीनन, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है सर, अब हम इसको नाम दें, यानी इट इज आई, तो ये क्या हुआ, अब हम इसको जो अगर हम इसको नाम दें, यानी इस स्ट्रक्चर को कौन सा नाम दें कि ये क्या, मतलब ऑब्जेक्ट भी सर देखो नहीं हो रहा है, आई हो गया, लेकिन आई तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस हुआ बी के वर्ब के बाद। तो इस सेंटेंस को अगर हम नाम दें, इस सेंटेंस को हम नाम दें, तो ये कौन सा सेंटेंस, मतलब क्या ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, या कुछ और है, क्या है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये देखो सब्जेक्ट एस बी, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है आपका, यानी बी के वर्ब के बाद देखो आपका नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक है ना, या एडजेक्टिव आता है, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये होगा इट इज आई, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। और काफी स्टूडेंट्स या लोगों को कॉम्प्लीमेंट का पता नहीं पड़ता कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है ना, तो वो हम कॉम्प्लीमेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल इधर देखो बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा क्योंकि बी के वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज आई हु एम टीचिंग, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है ना, इधर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट आई एक्चुअली, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका आई, ठीक है ना, आई एम, देखो ये आपका सब्जेक्ट है, आई एम टीचिंग, ठीक है ना, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा ये इट जो है ना, इट, ये इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। दो ऐसे, मतलब हमारे इंग्लिश के अंदर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, एक देयर होता है THERE, और दूसरा इट होता है, यानी उनका कोई अपनी मीनिंग नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेंटेंस को शुरू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनकी काफी जगहों पर कोई मीनिंग नहीं होती, इसीलिए वो डमी होते हैं। बोलेंगे सर कैसे, मिसाल के तौर पर मैं बोलूं इट्स रेनिंग, अब मुझे बताओ इसमें इट का कौन सी, इसकी इट की कौन सी मीनिंग है, या कल भी हमने चंद एग्जांपल्स लिखे कि इट इज स्प्रिंग, इट इज फेब्रुवरी, इट इज 7 o'clock, या इट इज हॉट, इट इज कोल्ड। आप ये सारे सेंटेंसेस इट से शुरू कर रहे हो ना, बताओ इनमें इट की कौन सी मीनिंग आती है, क्या आप ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे क्या कि ये देखो स्प्रिंग है, या आप देखो ये फेब्रुवरी है, या ये जो है वो इतना टाइम हुआ है, तो हम इनको कोई मीनिंग नहीं देते। वो डिपेंड करती है उनके साथ जो वर्ड इस्तेमाल होता है। बेटा देखो ना, डमी में मुराद देखे, मैं अब क्लास के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं अब देयर का एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा दो वर्ड्स जो होते हैं ना, यानी प्रोनाउंस के अंदर, वो डमी सब्जेक्ट्स के तौर पर, वो मतलब अपनी कोई मीनिंग नहीं देते, ठीक है, उनका अपना सिमेंटिक्स नहीं होता, सिर्फ सिंटेक्स के लिए, सेंटेंस की पूराई के लिए, सेंटेंस की शुरुआत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। अब मुझे बताओ देयर का कौन सा फंक्शन है, क्या आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे, जब आप उसकी मीनिंग निकालोगे, तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन क्लास, मुझे बताओ आप देयर की ट्रांसलेशन करके बताओ, नहीं है। हाँ देयर जब लास्ट में जाता है, कहीं पे लास्ट में जाता है, यदि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, तो वहां पर जो है वो हम उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं विल मीट देयर, ठीक है, विल मीट देयर, तो अब ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है, तो वहां पर ये मीनिंग दे सकता है। लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं इट और देयर की बात कर रहा हूँ कि जब ये सब्जेक्टिव पोजीशन पे आते हैं तो इनकी मीनिंग नहीं होती, इन्हें हम डमी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ जो है वो सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या शुरू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखो इट इज आई हु, अब एम हमारा सही होगा, हु एम टीचिंग, ये हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है ना, और ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप ऑब्जेक्टिव ना इस्तेमाल करें, या आप रिफ्लेक्सिव ना इस्तेमाल करें, या कोई और जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ इधर जो है सब्जेक्टिव इस्तेमाल करें। एक और मैं आपको देता हूँ, इट इज, देखो अच्छा, फिर दूसरा आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि सर देखो प्लूरल इस्तेमाल कर रहे हो, इधर यानी इसके साथ देखो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इट इज देम, या हम इसको करेक्ट करके आगे लिखते हैं, तो इट के साथ या इसके साथ तो सिंगुलर होता है, तो हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब प्लूरल क्यों कर रहे हैं, दे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी हम वी इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी यू इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम ऐसे ऐसे। अच्छा नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना, इधर ऐसा नहीं है कि आप प्रोनाउन इस्तेमाल करें। बेटा देखो नाउन प्रोनाउन एक ही चीज है, नाउन प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं, दोनों भाई है, और ये आप मतलब अच्छे भाई हैं, इनकी आपस में बहुत अच्छी मोहब्बत है, अंडरस्टैंडिंग है,
हमारे आजकल वाले भाई नहीं है, जिनमें आप देखो काफी डिफरेंसेस है, और पता नहीं कितने दिनों तक तो बातें नहीं करते आपस में, एक दूसरे के चेहरे देखने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए भी दुआगू हूँ कि वो भी अल्लाह करे नाउन और प्रोनाउन जैसे बन जाए, ठीक है ना, कि उनकी आपस में जो वो एक अच्छी एग्रीमेंट या हार्मनी हो जाए। जैसे ये एक दूसरे के लिए आते हैं, वो कहता है कि अगर आप जाते हो तो मैं नहीं चलता, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सारा फंक्शन जो है जुमलों में करते हैं। तो मतलब अल्लाह करे ये हो जाए, सुबह सुबह का टाइम जो है ये कबूल हो जाए, और दिन को जो है वो मुझे ऐसे दो भाई जो है ना नाउन और प्रोनाउन की सूरत में आए मेरे सामने, ठीक है ना। अच्छा, तो आप देखें इट इज देम, पता नहीं क्या बता रहा था, एक तो बातें इतनी झड़ते हैं लोग। हाँ हाँ, तो इधर देखिए मतलब, बेटा देखो हमने जो सिंगुलर वर्ब होता है इज, नहीं नहीं नाउन की बात कर रहा था, सॉरी, मैं बता नाउन वहां से बात निकली। देखो तो आप इधर नाउन भी लिख सकते हो, इधर नाउन भी लिख सकते हो, इट इज स्टूडेंट्स, इट इज टीचर्स। ऐसा नहीं है सिर्फ इधर मैं प्रोनाउन लिख रहा हूँ तो आप बोलेंगे सिर्फ प्रोनाउन की स्ट्रक्चर होगी, लेकिन आप इधर नाउन भी लिख सकते हो। बेटा देखो इट इज देम है ना, तो आप इधर लिख सकते हो इट इज स्टूडेंट्स, ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये जो इज इस्तेमाल हुआ है, ये हमने इसके साथ, भले हमारा डमी है लेकिन मतलब एक इसका एग्जिस्टेंस जो है ना, यानी भले ये मीनिंग नहीं देता। देखो ना सेंटेंस याद रखो, मैंने आपको, एक होता है सिंटेक्स, दूसरा होता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स नहीं है बेचारे का, सिंटेक्स तो है ना भाई, वर्ब वगैरह कैरी तो कर रहा है। बेटा एक सेंटेंस में होता है सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब होता है क्या, जुमले की मीनिंग। और दूसरा जो मतलब वर्ड होता है उसको सिंटेक्स कहते हैं, जो होती है ग्रामर। तो ग्रामर के लिहाज से, वर्ड के लिहाज से, वर्ड तो है ना, तो उस वर्ड को देखकर हमने इसको देखकर ये लगाया, ना कि अगले वर्ड को देखकर लगाया। तो यहाँ पर आपका नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इट इज नेम, इट इज स्टूडेंट, हम इधर रिलेटिव प्रोनाउन देखो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। इट इज देम या इट इज स्टूडेंट्स, तो अब कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें, आर इस्तेमाल करें, ठीक है। हु आर लिसनिंग टू मी, हाँ वो तो आते हैं, ठीक है, हु आर लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पर देखो आपका गलत तो सही हो गया, ये गलत इसीलिए हुआ क्योंकि अभी तक हमने चेंज नहीं किया, और ये आप इधर दे इस्तेमाल करेंगे, आप सही होगा। इट इज दे, इट इज स्टूडेंट्स, ओके, हु आर लिसनिंग टू मी। तो बेटा ये बी के वर्ब्स हैं जो इट के साथ लगे। आप बोलेंगे सर अब एम लगा के दिखाओ, बेटा इट के साथ एम लगेगा नहीं। मैंने जो ये लिस्ट दी है ना, हर चीज में क्लियर कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो अभी हमें, तो हमें उस हिसाब से लेकर डिलीवर करना है कि कोई चीज उनकी ना रहे, जो जो चीज उनके दिल में पैदा हो रही हो वो खुद ब खुद आंसर उनको मिलता जाए बस, ठीक है ना। तो वो इजी और कंफर्टेबल रहे, और वो हमें दुआएं दे और आपको भी दुआएं दे। आपको क्यों दुआएं दे, बताएं। हाँ, सबको दे, अच्छी बात है। अच्छा, तो बेटा जो इज लग सकता है इट के साथ, और कौन कौन से वर्ब लग सकते हैं, वाज लग सकता है, ठीक है, बाकी नहीं लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे, देखो हम नहीं लगा सकते। हाँ, बाकी ये कि आप मॉडल वर्ब के साथ भी लगा सकते हैं, इट कैन बी, इट कैन बी दे, ठीक है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, मॉडल वर्ब के साथ भी तो आ गया ना। तो आप देखो वैसे सीधे सीधे आपके एक ये लगेगा, ये लगेगा, एम नहीं लगेगा इट के साथ, आर नहीं लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, बी नहीं लगेगा, बी भी नहीं लगेगा, इट बी नहीं होगा। जब तक आप किसी वर्ब के साथ नहीं लगाओगे तब तक ये नहीं लगेगा। तो ये मोस्ट कॉमन जो है नेट के साथ, मोस्ट कॉमन ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ना, इसमें देखो मोस्ट कॉमन ये हम इस्तेमाल करें, मोस्ट कॉमन हमारे ये होते हैं। तो बेटा देखो ये जो स्ट्रक्चर इधर हमने पहला यूज जो पढ़ा है, उस यूज के अंदर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमारे इस्तेमाल होते हैं बी के वर्ब्स के बाद। अच्छा, बी के वर्ब्स के बाद ये बी का वर्ब, ये बी, क्योंकि बी का वर्ब एक्शन शो नहीं करता, क्योंकि एक्शन वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना। इसीलिए हमने इनके साथ यानी यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल किए, और फिर यानी जो आपका वर्ब होगा, जाहिर है एक्चुअल आपका सब्जेक्ट यही वर्ड होता है, रियल सब्जेक्ट ये होता है, इसको देखकर आप आगे वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जो आपका जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बीच में जो रिलेटिव वर्ड आता है उसके हिसाब से हम वर्ब सेट नहीं करेंगे। हमारा इधर भी आ सकता है, आए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ठीक है ना, मतलब उनको देकर हम इस्तेमाल करेंगे, फिर वो जैसा होगा वैसा हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ पूछे।
नहीं तो आप देखो ना, मतलब वहां पर भी जो काम करेगा, अगर आप नाउन इस्तेमाल करते हो ना, अगर नाउन, वो मैंने आपको डिलीवर भी किया था बीच में, शायद आपने सुना था या नहीं। आप देखो, अगर नाउन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड करते हैं आप वर्ड कौन सा देते हैं, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर देखो, इट कैन बी अ डॉक्टर, इट कैन बी अ डॉक्टर। तो अब आप देखो क्या यहाँ पर बी जो है वो आपका, यानी कौन सी मीनिंग दे रहा है, या कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। तो एक ये बात भी साथ सपोर्टिव आपको जहन में रखनी है कि वो वर्ब वहां पर कौन सा काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरी आपकी कॉम्प्लीमेंट वाली स्ट्रक्चर। तो दूसरा देखो ये पहलू है इसका, कि हमें देखना है कि कॉम्प्लीमेंट वाली स्ट्रक्चर है या नहीं। तो देखो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो भी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इट कैन बी डॉक्टर, इट कैन बी अ डॉक्टर, इट कैन बी डॉक्टर्स हु वांट टू सर्व द पीपल, हु वांट टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो। तो फिर भी हमारा देखो ना, मॉडल वर्ब अकेला तो इस्तेमाल ही नहीं होता, और फिर वो बी का भी नहीं है कि हम इसके साथ इस्तेमाल करें, इट के साथ। लेकिन फिर भाई ठीक है, ये हमारी वीक स्ट्रक्चर हो गई कि भाई ये तो हमारा एक्शन वर्ब भी हो सकता है। हाँ, एक्शन वर्ब आपका तब होगा जब कोई वो एक्शन की मीनिंग दे। यहाँ पे सीधा हमारा क्या हो गया, नाउन हमने रख लिया। ठीक है ना, हमने नाउन रख लिया इधर, या हम प्रोनाउन हम रख सकते हैं इधर। देखो, इट कैन बी दे, इट कैन बी वी, ठीक है ना, इट कैन बी यू, इट कैन बी यू। देखो बेटा, आगे, थोड़ा आगे चले बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है जो मैंने डिलीवर किया, कोई भी हर पर आपका कोई प्रॉब्लम हो, ये बताएं। एक मैं सेंटेंस लिख लूं, भूल जाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, देखो, आवाज ना करें। इट कैन बी, इट कैन बी यू। ठीक है ना, अब आगे वर्ब लिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन करें। दो हो जाएंगे बिल्कुल, इट कैन बी, इट कैन बी यू। हाँ सही है। आगे हम जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, वो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। नहीं, क्योंकि एंड में पड़ा है ना, एंड मतलब दोनों साथ पड़े हमारे, तो ऐसा नहीं है कोई एक आया हो। अब एंटीसिन देखो ना, हमारे दोनों हु से पहले आ गए, तो हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखो, यू एंड आई, यू एंड आई दो आ गए, ऐसा नहीं एक है, और ये दोनों साथ है, दोनों साथ है। यू आर, हाँ सही है, फिर अकेला एक इस्तेमाल करो जो माना हु को करीब हो। बेटा, आर और नार में क्या होता है, तीन स्ट्रक्चर्स हैं। देखो आपके तीन स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये थोड़ी स्ट्रक्चर ऐसी है जो हमें थोड़ी प्रॉपरली समझनी चाहिए, लेकिन अभी काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएंगे इनको भी। यानी ओ आर होता है, नॉर होता है, और बट ऑल्सो होता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीन जो होती है ना, यानी इनके, इनका जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, इनका जो सेकंड होता है, जो वर्ब को करीब होता है, उनको देकर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उनको देकर हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये लास्ट है हमारा, इट कैन बी यू। ठीक है ना, हु हम क्या, कौन सा वर्ब लगाऊं इधर, हु आर, हु आर आस्किंग। बेटा देखो, हु आर आस्किंग, या मैं इधर कोई और वर्ब इस्तेमाल करूं, यानी सिंगुलर इस्तेमाल करूं या प्लूरल इस्तेमाल करूं। ठीक है ना, इट कैन बी यू, हु आर। देखो बेटा, हम हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसको देकर हम इस्तेमाल करें। तो इधर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, बी के वर्ब के साथ लगाना है, ये स्ट्रक्चर जो कहलाएगी। यहां तक जो स्ट्रक्चर है, इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है उसको बोलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल डिस्कस। मिनट अभी में तो कौन होती टाइम एंते थ्यो कोने जा।